आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बात के ऊपर तो मोहर सब्ज हो गई कि मियां नवाज शरीफ बिल आखिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां मुस्लिम लीग नून खुद को पोजीशन कर रही है दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए और ख़ुद को ये समझती है कि वो इक़्तिदार में आ सकती है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद को इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात समझती है, उसका बयान है कि उसके साथ इस वक्त रियासत ज़्यादती कर रही है और रियासती जबर का शिकार है पूरी तहरीक इंसाफ। अब से कुछ देर पहले उमर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन हैं, उन्होंने उस्मान डार साहब के उस इंटरव्यू के बाद जो कि उन्होंने पाकिस्तान के एक नोटेबल जर्नलिस्ट कामरान शाहिद साहब को दिया, उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें उस्मान डार साहब का नाम है, सदाकत अब्बासी साहब का नाम है, फ़ारूक हबीब साहब का नाम है, शेख रशीद अहमद साहब का नाम है, एक और शख्सियत का नाम है। उन्होंने कहा है कि इनको जबरी तौर पर इन लोगों को उठाया गया है, इनको हफ्से बेजा में रखा गया है और अब इनके इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आएंगी तो उसका मतलब समझ लिया जाए। साथ ही फिरदौस शमीम नकवी साहब हों, चाहे उमर अयूब साहब खुद हों या हमाद अदर साहब हों, उन्होंने हल्फन ये बात कही है कि इमरान खान ने कभी भी उन्हें तशद्दुद की सियासत के लिए नहीं राग़िब किया, ना ही इस बात पर जोर दिया कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में कोई पुरतशद्दुद बयानियाँ अपनाए। लेकिन जो पाकिस्तान में तारीख बन चुकी है वो मिटाए नहीं मिटती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, वहाँ मुस्लिम लीग नून खुद को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रही है। दोनों सूरतों में कानून की अमलदारी यकीनी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके कायदीन को मसाइल हैं कानूनी, तो मामला कानून के तहत हल होना चाहिए। जबकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पता नहीं चलता कि कोई शख्स अगर किसी जगह मौजूद नहीं है और वो गायब है तो उसकी हिरासत कानून के मुताबिक हुई है या उस शख्स को हफ्ज़े बेजा में रखा गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़माने के अंदर उठाते रहना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से सबसे अहम बात यह जुड़ी है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी जमात कैसे निज़ाम को अपने तक लेकर आएगी और निज़ाम के अंदर ख़ुद को दोबारा किस तरह एक्सेप्टेबल बनाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जिसने तलातुम बर्पा किया वो अब पीछे रह गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को रीपोजिशन कर चुकी है। हालात क्या बनेंगे और मामलात आगे किस तरह जाएंगे, इसका इंदिया तो शहबाज शरीफ साहब ने आज दे दिया। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। इस्टेब्लिशमेंट वाले से जो बात थी वो बड़ी दिलचस्प थी और एहतसाब के हवाले से भी मियां शहबाज शरीफ साहब की बात बड़ी इंस्ट्रक्टिव थी। उन्होंने पैगाम तो दे दिया, अब समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। आज तक जो एहतसाब की जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है और ये तारीख का एक बड़ा बहुत ही स्याह बाब है। एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठे एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड, अब ये उसूली बात है, ठीक है, समझ में तो आती है, लेकिन साथ ही ग्राउंड रियलिटी को भी एड्रेस कर दिया उन्होंने। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की बात भी कर दी, जिससे साफ पता लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक है कि अगर वापस आना है निज़ाम के अंदर तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे बगैर नहीं आया जा सकता। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, यतीमों को दवाई इलाज, उनको रोजगार, पाकिस्तान को इज्जत मिलना, अगर इससे अपना मकसूद है और इससे हासिल होता है तो मुझे ये बात बड़ी क्लियर है। साथ ही आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कर दी गई है और जिन डॉक्टर की तरफ से की गई है वो एक जाने माने डॉक्टर हैं, प्रोफेसर कार्लो डी मॉरियो, और वो कंसल्टेंट हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के और रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट पेशेंट्स को भी वहाँ पर डील करते हैं। बाय द वे एक ट्रस्ट चलाता है इस हॉस्पिटल को जो कि NHS से एसोसिएटेड है। सो ये फैक्चुअल बातें हैं। इसके अंदर बाय द वे ये भी लिखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक प्रोसीजर नवंबर 2022 में हुआ जिसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं हुई, लेकिन ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की एंजियोप्लास्टी की गई थी पिछले साल नवंबर में। क्या ये अदालत को एक्सेप्टेबल होगी? मियां नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिलेगी और अगर मिलती है तो क्या उसे किसी ख़ास पैराए में देखा जाएगा और सोचा जाएगा कि निज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहा है? ये वो सवालात हैं जो कि आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। इन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अपनी क़यादत के बहुत करीब समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब आपका। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं इमरान खान साहब के, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। उनकी ऑलमोस्ट हर
हेयरिंग पे और उनकी मुख्तलिफ केसेस के अंदर भी अपीयर होते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे हम। और हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, ख़बरों के हवाले से बहुत जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका भी। सबसे पहले मैं नईम साहब आपसे बात करना चाहूँगा, एक तरफ मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन आपके क्लाइंट जनाब इमरान खान साहब, उनकी जमात को बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि अगर कोई आता है टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर और कोई आके ये बात करता है कि जी हमने ये बात किसी हम ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे और हम एट आर ओन विल हम ये बात बता रहे हैं, जैसे उस्मान डार साहब ने कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो खुद इधर उधर हुआ था। तो आप एक वकील भी हैं, ज़रा मुझे बताएं कानूनी नज़र में अहमियत है उनके बयानात की, या अगर वो किसी जगह पर आते हैं और उनके ऊपर जरा भी की जाती है, अदालत के अंदर उनके बयान को, उनकी गवाही को कैसे देखा जाएगा? थैंक यू सो मच जनाब। मैं बिल्कुल बड़ा वाज़ह गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत के अंदर जो पहले भी बयान लिए गए उनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अच्छा, वो कैसे लिए गए? वो ज़बरदस्ती उठाकर और अचानक से अदालत में बरामद करके लिए गए, सबको पता है। अब 164 जो है उसके तहत जो स्टेटमेंट है, उसके लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि उस बंदे की मर्जी शामिल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर पर उस एक्यूज़ को नोटिस भेजा जाए उसकी मौजूदगी में, और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा राइट देना चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस आजम खान हो या कोई भी बयान वादा माफ का ये वो किसी के अंदर नहीं अडॉप्ट किया गया। दूसरे नंबर पर उस्मान डार ने जो स्टेटमेंट दी है, अगर उस्मान डार ने एक बात की है फॉर दैट मैटर, तो वो ट्रायल जब होगा उसके ऊपर आएंगे ना, वहां पर आके आप भी जरा करेंगे उनके ऊपर कि भाई जो आपने क्लेम्स किए हैं उनके ऊपर आपको हक तो मिलेगा जरा करने का। जी, आपने जो सवाल किया है कि क्या जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इनकी वैल्यू होगी, तो मैंने साबका स्टेटमेंट्स का, और जो फ्यूचर वाली ये जो करंट ये भी साबका ही अब होगी जो कल परसों आई है उस्मान डार की, ये जो इन्होंने आके इंटरव्यू दिया है। पहले ये होता रहा कि उठाया गया बंदा और आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ठीक है, अब ये किया गया कि एक बाकायदा तौर पर इंटरव्यू जो है अच्छे मिजाज में बिठा के और वो किया गया कि जनाब पता चले कि वाकई उसके ऊपर दबाव नहीं है। इसके अंदर आपने देखा उस्मान डार साहब आप खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैं खुद साइड पे था, गायब था, ये वो उनकी वालदा के बयान देख लें। बिल्कुल। और फिर जो इंटरम गवर्नमेंट है उसका बयान देख लें, वो खुद मान रहे हैं कि कराची से गिरफ्तार हुए, वारंट मौजूद था, ये वो। तो आप उस बात को और उनके गायब होने को और साबका जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और सारे इंटरव्यूज को जोड़ें तो फिर आपके सामने हर चीज नजर आ जाएगी। इससे फ्यूचर में मजीद इसी तरह के बयान आने वाले, हम एडवांस में कह रहे हैं। पंजोता साहब वो तो आपके कायदीन ने कह दिया ना, बिल्कुल ठीक है, उमर अयूब साहब ने कह दिया, उन्होंने नाम भी लिख दिया अपने ट्वीट के अंदर, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स आ गई, उमर अजहर साहब, उमर इसी वजह से जो हमाद अजहर साहब हैं उनकी आ गई, उमर अयूब साहब की आ गया, उन्होंने कह दिया, फिरदौस शमीन नकवी साहब ने कह दिया। बट सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में चले जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उनका मौक़िफ़ तो यकीनी तौर पर उनको अदालत में बुलाया जा सकता है कि आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ वारंट थे। वेरएज़ एक शख्स खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर तो ना कोई दबाव था, ना मुझे किसी ने अरेस्ट किया था, उसकी बात की, क्योंकि मैं समझता हूँ अब हैसियत का एक इस्तेमाल इल्म के कानून के कि जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए ज़रा समझाए ना। एक बंदा खुद आके कह रहा है नहीं मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं भाई, मैं तो आगे हकायक बता रहा हूँ आपको एट माई फ्री विल, तो क्या उसकी अहमियत होगी? लोगों की नज़र में तो होगी मेरे ख्याल में। देखिए बात यह है, जो इससे पहले बयान भी आया या इनका बयान भी आया, सारे उठा के दिए गए, ज़बरदस्ती दिए गए। मैं थोड़ी सी एक इस मिसाल ऐड करना चाहूँगा। जनरल सेक्रेटरी साहब सरगोदा बार किस वक्त मौजूद हैं, उनको भी इसी तरह से उठाया गया। उन्होंने भी आके इसी तरह से स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करके दी कि मैं ये मजम्मत करता हूँ, अल्लाह तलकी का ऐलान करता हूँ। हफ्ते 10 दिन के बाद वो आकर फट पड़े हैं मीडिया के ऊपर कि मुझे उठाया गया, अब दोबारा बेशक उठा लें। तो ये कौन नहीं जानता, पूरी कौम जानती है। और जो स्टेटमेंट जबरदस्ती के ऊपर दी जाए, उठा के दी जाए, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? अब उस बंदे को अदालत के अंदर तो जो है वो बंदूक नहीं, पीछे ही है ना, जो प्रेशर पीछे बिल्ड किया गया। पुलिस तो नहीं, आप ये नहीं मानते कि उनके घर में रेड किए गए? बात ये ना, पुलिस वालों को तो, पुलिस वाले तो बेचारे वैसे ही बड़े कमजोर होते हैं ना। कमजोर इन द सेंस ये कि उनको बुला लिया जाता है और अदालत पूछती है कि भाई वो कहाँ है फलाना बंदा। जैसे शेख रशीद साहब के हवाले से RPO पिंडी को बुला लिया गया, अदालत ने पूछा जी कहाँ है और आप बरामद करके दें और 2 हफ्ते में, नहीं तो फलाने फलाने बंदे
बंदे के ऊपर FIR हो जाएगी अफसरान पे। अब वो पुलिस वाले भी बेचारे बगले झांकते हैं। मसला ये है कि तमाम शख्सियात, या तो आप खुद बता देना कि कौन उठाता है, जो उठाया जाता है जिसको, वो आके बता दे कि नहीं हम, मुझे तो फलाने बंदे ने उठाया था या मुझे फलानी जगह मेहमान रखा हुआ था। देखें, वो आते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। अच्छा। और जब स्टेटमेंट देते हैं और उसके अंदर वाज़ेह वो कह देते हैं कि हम जो है PTI से लातलकी का ऐलान करते हैं। अब किसने उठाया, किधर लेकर गए, वो अब हकायक बताते हैं या डर के नहीं बताते, तो वो उनकी मर्जी है। मैं तो नहीं उन्हें मजबूर कर सकता। बात आप ठीक है, आप नहीं मजबूर कर सकते।